अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें से हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब। ओके, अब अगर हमारे पास एक जगह है जहाँ पर एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले जो है वो है कंपटीशन। अब आप अपनी बुक में देखें तो ये कंपटीशन वाला जो रिलेशनशिप है ऑब्वियसली इट इज़ बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है, लेकिन ये सेम स्पीशी के दरमियान में भी हो सकता है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है। अब स्पीशी क्या चीज़ होती है? स्पीशीज़ आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसको एक स्पीशी के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस काबिल होते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, ऑफस्प्रिंग्स बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है, यही सिमिलैरिटीज़ के बेस पर इन्हीं ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है, डिफर किया जाता है। तो स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन हो सकता है, आया अगर वो सेम स्पीशी हो या डिफरेंट स्पीशीज हो। ओके, इन एनी इकोसिस्टम देयर आर ऑलवेज मोर लिविंग things born than can ever survive. Only those best adapted to their environment end up living the longest. अब यहाँ पर बताया जाता है आपको कि सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेस्ट अडाप्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, वही सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स क्या करे, पैदा करे, लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं जो कि बेस्ट अडाप्टेड होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स पैदाइश के बाद फूड के लिए, स्पेस के लिए, इवन वाटर के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। अब अगर कोई फिज़िकली कमज़ोर है, उसके अंदर उसको फूड नहीं मिल रहा, वो वीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एनवायरनमेंट सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को चूज़ करेगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो कि वेल अडाप्टेड होता है। अगर कोई हार्डशिप्स आ रही है एनवायरनमेंट के रिलेटेड या क्लाइमेटिक चेंजेस के बेस पर, तो क्या होगा, वो उसमें से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन हैपन्स बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स, दिस इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्पीशीज कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड शेल्टर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कॉम्पिटिशन हर लिविंग थिंग्स के दरम्यान में होता है। ठीक है, बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अब स्पीशीज कम्पीट करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए। अब आप ऐसे सोचें ना, जब भी हमारे पास कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पर प्राइस एक ही होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्या करते हैं, टीम्स उसके लिए कम्पीट करते हैं और एंड में वही लोग विन कर पाते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है और यानी वो उसके लिए सूटेबल होते हैं, तब वही जीत जाते हैं और उन्हीं को वो गिफ्ट मिल जाता है। सबको एक ही गिफ्ट नहीं मिलता। तो इसी तरह जो अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए और स्पेस के लिए क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। इफ़ दे आर टू सर्वाइव, एनिमल्स नीड food and water. The more food and water they get, they can get, the better their chances of survival. Animals can move from one place to another, so they can hide from the predators or seek shelter from the bad weather. अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब अगर दो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक को खुराक भी सही मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, उनको शेल्टर, पनाहगाह भी मिली हुई है, और दूसरा ग्रुप है वहाँ पर उनको पानी की किल्लत है, फूड भी बहुत कम मिल रहा है, तो अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जो एक ग्रुप था उसको फूड सब कुछ मिल रहा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, वो मेंटली फिजिकली डिसेबल होंगे कि अगर उन पर कोई हार्डशिप आती है, कोई मुश्किल आती है, तो वो उसके साथ कॉम्पीट कर लेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के ग्रुप में अगर हम कंपटीशन करवा दिए जाए वाटर के लिए, ये उस पर लड़ाई करेंगे या फिर स्पेस के लिए, तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, अब दूसरे में बताया गया है, अब अगर कुछ एनिमल्स है वो एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक जगह में रह रहे हैं, और वहाँ पर उनके प्रीडेटर्स है, वो एनिमल्स जो कि इनको खाते हैं, इनके पॉपुलेशन को कम करते हैं, तो ये लोग वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। तो ये भी एक मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्पीशी को, अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए, ताकि उसमें से ज़्यादा डेथ ना हो और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का खुराक ना बने। ठीक है, प्लांट्स नीड एज मच एज लाइट एज पॉसिबल सो दैट
they can do photosynthesis. The plants that grow fastest and tallest usually survive. Plants also need water and minerals from the soil. They can't make food without them. Plant with root system that spread deeper and wider in the soil will be more likely to win the competition. प्लांट्स की एग्जाम्पल दी गई है. हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद अपना बना लेते हैं फूड. ठीक है, हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है. अब ये कैसे बनाते हैं? ये इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इनको प्रोवाइड कर दी जाए तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म इसमें से हो जाता है. अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से लाइट को लिया जाता है सन से, वाटर को लिया जाता है सॉइल से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको लिया जाता है एयर से. अब इन तीनों चीज़ों की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में. ग्लूकोज मेन चीज़ होती है, ये एक फूड है, ठीक है, जिसको हम भी कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स खुद भी अपने लिए यूज़ करते हैं और ये इसको खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. अब अगर प्लांट को हम लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको छांव में रखेंगे, तो क्या आपके ख्याल से वो प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? उसके अंदर अपनी खुराक प्रोड्यूस होगी जितनी उसको ज़रूरत होगी? नेवर. अगर वो शेडो वाले एरिया में है, उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही है, और एक दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर सनलाइट भी है, उसको पानी भी मिला हुआ है, और उसका जो रूट सिस्टम है, रूट क्या होते हैं? रूट जो जड़ें होती है, इसकी वजह से प्लांट इस काबिल होती है कि वो सॉइल मट्टी से अपने मिनरल्स ले ले, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सारे मिनरल्स ले ले, इसके साथ साथ क्या करे? वाटर को भी एब्जॉर्ब करे. तो अगर हम उन दोनों प्लांट्स को, जिसको फूड भी मिल रहा है, जिसको लाइट भी मिल रही है, जिसके अंदर जो रूट सिस्टम है वो भी काफ़ी डीपर है, और दूसरा वाला है जो कि शेडो वाले प्लेस में है, आया अगर उसके पास रूट सिस्टम सही भी है लेकिन वो शेडो वाले प्लेस में है, तो उसके अंदर खुराक बनना क्या होगा? वो कम होगा. उसका जो रेट होगा वो कम होगा बनिस्बत उसके जो कि लाइट वाले ज़्यादा लाइट में एक्सपोज है. ठीक है, तो कौन से आपके ख्याल में ज़्यादा ग्रो करेगा? वही प्लांट जो कि सनलाइट वाली जगह पर है. ओके, सो दिस इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स इन अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. ब्राइट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. अब ब्राइट कलर यानी कलरफुल जो प्लांट फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए. उनके बॉडी के साथ स्पोर्स चले जाते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं, और वो जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है? रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से फ्लावर्स की या प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है. तो यहाँ पर देखिए, अगर उनका कलर सही नहीं होगा, स्वीट स्मेलिंग अगर किसी फ्लावर में नहीं होती, तो क्या आपके ख्याल से इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होती? नो. ठीक है, द मोर अट्रैक्टिव अ फ्लावर इज टू इंसेक्ट द बेटर इट्स चांसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. अगर फ्लावर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या करेंगे? वो उसी फ्लावर के नज़दीक आएंगे और उसी से क्या करेंगे? अपना नेक्टर लेंगे. अच्छा, आप देखिए यहाँ पर प्रीडेटर्स एंड प्रे. Predators and prey is also a relationship. It is also an example of ecological relationship. अब predator आपके पास क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का गोश्त खाता है, उन पे हमला करके उनका गोश्त खाता है. लाइन एग्जाम्पल. ठीक है, प्रे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको खाया जाता है. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दो स्पीशी के दरम्यान में. ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ. एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन बिटवीन टू स्पीशीज इज बिटवीन अ प्रीडेटर एंड इट्स प्रे. ओके, इफ वन एनिमल ईट्स अनदर देयर पॉपुलेशन इफेक्ट ईच अदर. अब देखिए, एक दो पॉपुलेशन है, एक प्रे का हो गया, एक प्रीडेटर का हो गया. प्रीडेटर क्या करता है? प्रे को खाता है. तो दोनों के पॉपुलेशन क्या हो रहे हैं? दोनों पे इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, द नंबर ऑफ द प्रीडेटर अफेक्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे. अब आपके पास प्रीडेटर की तादाद जितनी होगी तो उसका इफेक्ट प्रे वाले पॉपुलेशन पर होगा. कैसे होगा ये मैं समझा दूँ आपको. ठीक है, व्हेन अ प्रेडेटर ईट्स इट्स प्रे इट रिमूव्स इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन. देखिए, जब भी कोई प्रीडेटर किसी प्रे को खाता है तो उस प्रे वाले पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल को रिमूव कर दिया जाता है, एक कम हो जाता है. ठीक है, दीज आर यूजुअली द सिक और द ओल्ड. नीदर ऑफ दीज is of use to the species as a whole. Sick animals spread diseases to the others and all use up the valuable food supplies without breeding. अब आपको बताया जाता है कि जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रे वाले को खाते हैं. तो अब ये ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे पॉपुलेशन जो हेल्थियर वन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, उन्हीं को खा लेते हैं. नो, हमेशा प्रीडेटर क्या करता है? ये ऐसे इंडिविजुअल को खाता है, या तो वो कमज़ोर होते हैं, या वो बीमार होते हैं, या फिर वो ज़्यादा ओल्ड होते हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है. अब देखिए, किसी भी पॉपुलेशन में जो एजड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ब्रीडिंग की एबिलिटी नहीं होती, यानी वो
उस पॉपुलेशन में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ब्रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन खाना पीना, पानी पीना, स्पेस लेना उन्होंने लिया होता है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे होते। इसी तरह जो डिजीज़ वाले होते हैं, जो बीमार एनिमल्स होते हैं, उनसे ये ख़तरा होता है कि अगर वो रह रहे अपने पॉपुलेशन में तो ये ख़तरा हो सकता है कि वो अपनी बीमारी बढ़ाते जाते हैं, उनकी जो बीमारी होती है वो स्प्रेड होती जाती है पॉपुलेशन में, ठीक है। अब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वो उसी प्रे वाले पॉपुलेशन को नुकसान हो रहा है। तो अगर प्रीडेटर आके उनको खा लेगा और ये लोग रिमूव हो जाएंगे तो प्रे वाले पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज है वो सेव रहेंगे, उनका वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारे हेल्दियर ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो ब्रीडिंग करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। This all sounds very heartless, but the future of a species depends on those healthy individuals that are able to breed successfully. अब देखें ना, यहाँ पर वो सेल्फिशनेस की बात हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लगता है ना कि जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अगर पॉपुलेशन में से उन्हीं को खा लिया जाता है तो रिसोर्सेज वैल्यूबल रहते हैं। लेकिन यही कानून है, यही कुदरत का कानून है, अगर ऑर्गेनिजम्स है उनको सरवाइव करना पड़ेगा तो उनके पॉपुलेशन से जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनसे बीमारी फैलने का ख़तरा होता है, या फिर वो जो बहुत ज़्यादा एजड हो चुके होते हैं और वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते लेकिन वो कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो फिर इन दोनों का हट जाना हेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द यंग हेल्दी are eaten, obviously the prey population begins to fall। अब अगर क्या हो जाता है, अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जब पॉपुलेशन में एजिड भी ख़त्म हो जाते हैं और बीमारियां फैलाने वाली ऑर्गेनिजम्स भी कुछ नहीं होते, तो रह जाते हैं हेल्थियर वन। अब अगर उनको प्रीडेटर खाते हैं तब क्या होगा, तब प्रे की पॉपुलेशन आपके पास उनमें के जो नंबर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के वो गिरना स्टार्ट कर देंगे, उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। इफ़ इट फॉल्स टू फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर फॉल्स विद इट। अब देखिए, अगर प्रे का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तब प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी उसके साथ इफेक्ट कर पाएगी और प्रीडेटर की तादाद भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रीडेटर के पास फूड की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वो प्रे आपके पास ख़त्म होना स्टार्ट करेंगे तो प्रीडेटर के खाने का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो घास वगैरह तो खाते नहीं है, तब उनकी पॉपुलेशन भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। फीवर प्रीडेटर्स मीन फीवर प्रे विल बी ईटन। फीवर का मतलब होता है कम, अगर कम प्रीडेटर्स होते हैं तो कम प्रे होंगे, कम प्रे को खाया जाएगा, ठीक है। दिस अलाउज द प्रे पॉपुलेशन टू इंक्रीज अगेन। अब अगर एक ऐसा केस हमारे पास आ जाए जिसमें से प्रे और प्रीडेटर की पॉपुलेशन नॉर्मल थी, फिर एक टाइम आया जिसमें से प्रे की पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो गई थी, तब उसके साथ साथ प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी कम हो गई थी। अब एक टाइम आएगा जब बहुत ही कम प्रीडेटर होंगे, तब प्रे वाले पॉपुलेशन को एक चांस मिल जाएगा और वो दोबारा से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी फिर से, ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ होता रहता है इस तरह। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस साइकिल इज शोन इन द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपको नंबर ऑफ एनिमल्स एक साइड पे दिया गया है, हॉरिजेंटली अगर देखें तो ईयर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर स्नो शू हेयर है, एक रैबिट होता है और लेंस है आपके पास, फूड फॉक्स है या कैट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो लेंस है आपके पास ये प्रीडेटर होता है। अगर आप इस वाले में देखें तो ये जो रेड रेड वाली लाइन है ये प्रीडेटर है। प्रीडेटर की तादाद हमेशा प्रे से कम होती है और जो प्रे वाला है पॉपुलेशन उसका देखिए वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यही होता है। नोटिस दैट द नंबर ऑफ द प्रीडेटर इज ऑलवेज प्रे से हमेशा प्रीडेटर की तादाद कम रहेगी एंड दैट प्रीडेटर साइकिल क्लोजली फॉलो दैट ऑफ द प्रे। प्रीडेटर साइकिल हमेशा क्या करेगा, प्रे को फॉलो करेगा। एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपके पास प्रे की तादाद ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रीडेटर भी आपके पास ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन अगर प्रे उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा टाइम टू टाइम, तब प्रीडेटर भी आपके पास फीवर इन नंबर होते जाएंगे। सो इस सेंटेंस का यही मतलब था कि प्रीडेटर साइकिल हमेशा ही फॉलो करता है प्रे को, ठीक है। प्रे के पॉपुलेशन पे ये डिपेंडेंट होते हैं, वो बढ़ेंगे तो इनकी तादाद भी बढ़ेगी, अगर वो कम होंगे तो ये भी फीवर इन नंबर हो जाएंगे।